नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के हमारे मेहमान हैं प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धांत जैन साहब। सिद्धांत जी, आपका स्वागत है आप में मिले प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के भीतर। आज हम उस मौके पर आपसे चर्चा कर रहे हैं जिसे हृदय रोग दिवस के नाम से, विश्व हृदय रोग दिवस के नाम से जाना जाता है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हृदय रोग के पेशेंट्स, दिल के मरीज बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है जागरूकता की आवश्यकता है। आप जैसे सीनियर्स का मीडिया के माध्यम से आवाम तक पहुंचना बेहद ज़रूरी कहा जा सकता है। हम ढेर सारी बातें आपसे करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जुड़ी कुछ बातें करना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, शुरुआती एजुकेशन कहाँ हुआ है, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी हुई है, माता पिता कौन थे, किस तरह के सीख और संस्कार आपको उनकी ओर से मिले हुए हैं कि आपका इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी आप देवी अहिल्या की नगरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इंटरेस्ट लेके पूछा जी। मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ, इंदौर का ही पला बड़ा हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर। इंदौर में ही स्कूलिंग हुई है, यहीं से चौथराम स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने अपना जो MBBS किया है, जिसको फर्स्ट कोर्स ऑफ मेडिकल साइंस बोलते हैं, MP PMT में मेरा फर्स्ट रैंक था, ऑल इंडिया PMT में भी टॉप रैंक था। और बॉम्बे दिल्ली ना जाते हुए मैंने अपनी चॉइस से इंदौर से ही MBBS किया। सिमिलरली MD में भी मेरा फर्स्ट रैंक था, फिर भी मैंने इंदौर से MD मेडिसिन किया। MBBS में मुझे 16 गोल्ड मेडल मिले। मैं अपने MGM मेडिकल कॉलेज का टॉपर रहा हूँ। MD मेडिसिन में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। पर बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ बनूं। क्या बात है। मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आया था जब मैं बहुत छोटा था और उनका एम्बाय हॉस्पिटल में डॉक्टर सिपाहा से इलाज हुआ था। तब से मुझे दिल की बीमारियों का इलाज में बहुत रुचि थी और मैं चाहता था कि मैं हार्ट का डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। तो चूँकि कार्डियोलॉजी का जो कोर्स होता है वो काफ़ी कठिन होता है, MBBS और MD स्पेशलाइजेशन 10 साल करने के बाद में 3 साल DM कार्डियोलॉजी की डिग्री होती है, जो MP में कहीं नहीं होती है। उसको करने के लिए बाहर जाना होता है, इसलिए मैं PGI चंडीगढ़, जो कि हिंदुस्तान का सर्वोच्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, वहाँ से मैंने DM कार्डियोलॉजी किया। और फिर कुछ अपनी विशिष्टता और स्किल्स को शार्पन करने के लिए मैं एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल नागपुर में कुछ साल काम किया। फिर पिछले करीब 12-13 सालों से मैं इंदौर में ही पेशेंट्स को सेवा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने औरबिंदो मेडिकल कॉलेज में एज अ टीचिंग फैकल्टी कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य शुरू करा। वहाँ पर दिल की बीमारियों के लिए जो हार्ट डिपार्टमेंट होता है वो इस्टेब्लिश किया। वहाँ पे सारी हार्ट के इलाज के लिए जितनी भी सर्जरीज, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कैथलैब होती है, उनकी शुरुआत करी और बहुत अच्छे से काफ़ी सालों तक वहाँ पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया। उसके बाद करीब 4 वर्ष तक मैं अपोलो हॉस्पिटल्स इंदौर में एज ए सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट रहा। और अभी यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल्स इंदौर में एज अ डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोलॉजी मैंने अपना काम शुरू किया है। और यहाँ पे सबसे एडवांस, सबसे लेटेस्ट हार्ट ट्रीटमेंट हमने शुरू किया है। पारिवारिक आपने पूछा, तो मैं बहुत ही सिंपल परिवार से हूँ। मेरे पापा इंदौर बैंक में ऑफिसर रूप में रिटायर हुए हैं। मेरी मम्मी टीचर रही है वैष्णव स्कूल में, शी वॉज टीचर। मेरा पूरा परिवार इंदौर से और इंदौर का ही रहने वाला हूँ। शेल्बी हॉस्पिटल में नई तकनीक के साथ एक बार फिर आप मध्य भारत के जितने भी पेशेंट्स हैं, खासतौर से हृदय रोगी है, उनके लिए कुछ स्पेशल आए। क्या है वो तकनीक जिससे लोगों की अर्थ की भी बचत होगी, यानी लक्ष्मी की भी बचत होगी, दिल्ली मुंबई जाने से भी वो बचेंगे। कई बार देखा जाता है कि पैसे की कमी के कारण हृदय रोग के जितने पेशेंट होते हैं हमारे, वो कहने के पीछे रह जाते हैं अपना उपचार कराने में। या तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप जैसे असाधारण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर तो बैठे हुए, लेकिन आप तक पहुँचने की हिम्मत पेशेंट नहीं कर पाते हैं। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। दिल की बीमारी अमीरी या गरीबी नहीं देखती। बिल्कुल सही कहा। और पहले के ज़माने में, आज के 1 जनरेशन 2 जनरेशन पहले लोग कहते थे कि दिल की बीमारी पैसों वालों में, सेठ लोगों में होती है जो ज़्यादा खाते पीते हैं। बिल्कुल। पर अब उल्टा हो चुका है। जो ज़्यादा हायर सोशो इकोनॉमिक एजुकेटेड रिच लोग हैं, वो तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल काफ़ी तेज़ी से रखते हैं, अपना वेट मेंटेन करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, अपनी जांचें कराते हैं और काफ़ी हद तक दिल की बीमारी से बचते हैं। पर जो मिडिल क्लास या गरीब आदमी अपनी दिन भर अपने जीवन यापन की लड़ाई में जूझ रहा है, दिन भर काम कर रहा है, तनाव में है, भागा दौड़ी कर रहा है, नौकरी पे जा रहा है, आ रहा है, वह अपने खुद के दिल का ख्याल नहीं रख पाता और दिल की बीमारियों में उलझ जाता है। तो ऐसे लोगों तक हमारा ये संदेश है कि प्लीज़ आपको समझना होगा कि दिल की बीमारी किसी धर्म, जात पात, अमीरी गरीबी के मोहताज नहीं है। किसी को भी कभी भी हृदय रोग लग सकता है और बहुत डेंजरस है। हार्ट डिजीज़ में, एक्यूट हार्ट अटैक में ऑलमोस्ट 10% तक मोर्टेलिटी होती है, यानी 10% लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। बाकी कई लोगों को हार्ट अटैक के बाद दिल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, वो नॉर्मल दिनचर्या में मेहनत से अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है
कॉस्ट ऑफ डिजीज को लोग क्या सोचते हैं कि हम कुछ जांच कराएंगे या कुछ इलाज कराएंगे, उसमें लाख रुपया खर्चा होगा, तो वो उस कॉस्ट को देखते हैं। पर आपको उस तरह से देखना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपया यदि आप खर्चा करते हैं तो आगे 10 साल 20 साल आप ज़्यादा अच्छे से अपने कार्य को कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आप अपना कार्य करेंगे तो आपकी कमाई ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा बचेगा और आपके परिवार के लिए आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, आपके अपने आप के लिए आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। जो आपने कहा आर्थिक परेशानी, तो मैं कहना चाहूँगा कि वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर रिस्क फैक्टर्स। यदि आप रोज़ 50 रुपये 100 रुपये की तंबाकू या सिगरेट लेते हैं तो साल भर में आप हज़ारों रुपए लाखों रुपए का सिगरेट और व्यसन पे खर्चा करते हैं, वो आप नहीं करेंगे तो वो पैसा आपके स्वास्थ्य में काम आएगा, आपको बीमारियों से बचाएगा, तो दोनों तरह से फायदा होगा। आप यदि रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो दवाइयों पे, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे, शुगर की दवाइयों पे, हार्ट की दवाइयों पे जो खर्चा होने वाला हो पहले से ही बच जाएगा। बिल्कुल सही कहा। खाने पीने में आप एक्सेस तला गला बाजार का महंगा फास्ट फूड नहीं खाएंगे, घर का सिंपल सात्विक पौष्टिक भोजन खाएंगे, नेचुरल फूड खाएंगे, तो खर्चा खाने पे भी बचेगा और बीमारियों से भी बचेगा। तो डबल बेनिफिट है, इसको समझना जरूरी है कि बीमारियां हो क्यों रही है। आप सोचिए आपके दादाजी, परदादाजी, नाना जी, नानी जी के जनरेशन में हार्ट अटैक या पैरालाइज या डायबिटीज इतनी नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग मेहनत करते थे, पैदल चलते थे, एक्सरसाइज करते थे, घर का सारा काम करते थे और स्वस्थ रहते थे, टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे। अभी हम लोगों ने जीवन शैली तो बिल्कुल अमेरिकन वेस्टर्न हाईफाई एडवांस अपना ली है, लेकिन हम अपने शरीर को सही तरीके से सही समय नहीं देते हैं और फिर दिल की बीमारियों में फंस जाते हैं। तो इससे बचना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपको बीमारी हो रही है तो मैं कहूँगा एक मेडिक्लेम के बारे में लोगों में अवेयरनेस कम है। आप जितना भी कमा रहे हैं, कहते हैं आप जितना भी कमाते हैं उसका 10 से 15% बचत करनी चाहिए। मैं कहता हूँ जितना भी कमाते हैं 5% आपको अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस में डाल देना चाहिए। सब लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, भले ही वो सरकार द्वारा प्रायोजित कोई पॉलिसी हो या सरकार के द्वारा प्रायोजित BPL गरीबी रेखा में आप नहीं आते हो तो आप खुद कोशिश करके कोई पॉलिसी ले, हेल्थ क्लेम ले, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इलाज आपको मिले। क्योंकि जैसे जैसे इलाज एडवांस हो रहा है खर्चा तो उसमें आता ही आता है। आप सोचे कि सरकार टोटली हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को फ्री में सारी दवाइयाँ, फ्री में सारे ऑपरेशन करा दे, वो हिंदुस्तान जैसे देश के लेके अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में भी फ्री हेल्थ कोलैप्स हो चुकी है। बिल्कुल सही। जहाँ पे फ्री हेल्थ है उन देशों में, जहाँ पे फ्री हेल्थ है उन देशों में 2-2 महीने 3-3 महीने आपको डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती है। तो आपको खुद को स्वस्थ रखना सबसे ज़रूरी है और बीमारी आती है तो इलाज के लिए पहले से तैयारी रख के होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिस तरह से आपने बातें बताई उसमें सच्चाई कि हम भी मीडिया में जब काम करें तो हमें सुनने को मिलता है कि विदेशों से भी अब मरीज जो है इंडिया आना स्टार्ट हुए हैं और इलाज करा रहे हैं, क्योंकि इलाज जो है 7 समंदर पार भी काफ़ी आसानी से पहले कभी कहा जाता था कि मिलता था और बहुत अच्छा इलाज होता था, लेकिन अब हमारा भारत खासतौर से मध्य प्रदेश और इंदौर का नाम तो काफ़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है कि यहाँ पर इलाज समय पर मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है और कम दामों में भी मिल रहा है। सर डाटा की बात करेंगे क्योंकि विश्व हृदय रोग दिवस से आज है, भारत भूमि पर कितने रोगी हैं दिल के? इंडिया में डेटा काफ़ी प्राइमरी लेवल पे वीक है, पर फिर भी जो इंडिया में जो सैंपल अलग अलग जगह के अलग अलग शहरों के लिए है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र होते हैं, आज के 20-25 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में दिल की बीमारियां बहुत कम थी, सिर्फ शहरों में देखी जाती थी। अभी जो लेटेस्ट पिछले 4-5 साल में डाटा आई है, इंडियन हार्ट स्टडी हुई है, IMA ने सर्वे करे है, मेडिकल काउंसिल जो ICMR होती है उनने जो सर्वे करे है और जो डॉक्टर्स ने कुछ स्टडी करी है, उस डेटा से महसूस होता है कि सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों में, सिर्फ अमीरों में नहीं, गरीबों में, हर तरह के और हर वर्ग में हिंदुस्तान में यंग एज में, जवान उम्र में 20 साल, 30 साल, 40 साल के यंग लोगों में हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। और ये अनुमान है कि 2025 तक हिंदुस्तान के कम से कम 12 से 13% लोग सीरियस हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। वो बहुत बड़ा नंबर है। 12%, 150 करोड़ लोग आप सोचोगे तो 20 करोड़ हार्ट के मरीज रहेंगे, उनका हम कैसे इलाज करेंगे? बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और युवाओं में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, जिस तरह से पहले भी आपने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला जो थे फिल्म एक्ट्रेस थे, काफ़ी अच्छा वर्कआउट करते थे, अच्छा खान पान होगा उनके, तो बहुत सारे एडवाइजर्स भी होंगे, जिम ट्रेनर भी होंगे, तो खूब अपने आप को टेट फिट रखते होंगे। इसी तरह 2 दिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या वो सिगरेट स्मोक करते थे? बिल्कुल सही। तो मैं वही कहा कि आपको हेल्थ को ओवरऑल देखना चाहिए। बिल्कुल सही। आपने सिर्फ एक्सरसाइज कर ली 2 घंटे और उसके बाद आप सिगरेट ले रहे, तंबाकू ले रहे, रात में सो नहीं रहे, उल्टा सीधा शेड्यूल है, तो कहीं ना कहीं तो आपको उसका नुकसान हो गई होगा। और वो नुकसान किस तरह से हो सकता है? सडन हार्ट अटैक में आप जान गंवा सकते हैं। इंदौर में 2 दिन पहले इस तरह का हादसा हुआ, इंदौर के शुक्ला क्षेत्र में, जिसमें 30 साल का एक युवा जो था सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला और अटैक आ गया। हम तो रोज इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं और कहीं ना कहीं कुछ तो अनफॉर्चुनेट होते हैं, जेनेटिक होते हैं कि साहब सब अच्छा है फिर भी हो गया। आज ही अभी 2 घंटे पहले मैंने एक यंग 40 साल के लड़के को, जो कोई रिस्क फैक्टर नहीं और मेजर हार्ट अटैक से अभी ऊपर ICU में एडमिट किया है। तो यंग हार्ट अटैक हम तो डेली देख रहे हैं, इसलिए हमको चिंता ज़्यादा है कि ये जो यंग एज में हार्ट अटैक आ रहा है, जब ये लोग आज के 5, 10, 15 साल बाद जब एक्चुअल रिस्क एज में आएंगे तो पता नहीं किस तरह की महामारी हार्ट डिजीज़ के रूप में सामने आएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। किसी तरह का कैंपेनिंग
की कमी है, जागरूकता की कमी है। जिस तरह से लोगों के बीच में एजुकेशन को लेकर काफ़ी कहा जाता है कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, इस तरह जॉब ढूंढना है, इस तरह आगे बढ़ना है, अपने स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना बहुत कमी है, स्कूलिंग एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत कमी है। क्या मीडिया में, हमारे एजुकेशन में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, स्कूल एजुकेशन, बुक्स में स्वास्थ्य के लिए और हृदय रोग के, हार्ट डिजीज के स्वास्थ्य के अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी कोरोना में आप देखिए इतना कवरेज मीडिया को मिला, पर टोटल कोरोना हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को हुआ और कुछ 1-2-4 लाख लोगों की जान गई। चूंकि वो एक साथ हुआ, एक सेंसेशन था, महामारी थी, पेंडेमिक थी, वैश्विक महामारी थी, इसलिए उसको ज़्यादा कवरेज मिला। पर हार्ट डिजीज़ में उससे कई गुना ज़्यादा लोग हार्ट डिजीज़ से, डायबिटीज़ से, कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित होते हैं, हार्ट अटैक, लकवे में अपनी जान गंवाते हैं। जान नहीं गंवाते तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी डिटेल। तो उसके बारे में जागरूकता लाना और एक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते किस तरह होना चाहिए एक नियंत्रित दिनचर्या एक मानव की? आप देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, यदि आप इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जानते हैं तो इंसान कहाँ से आया है? 70 लाख साल लगे एक बंदर से एक इंसान को बनने में। क्या बात? ये इवोल्यूशन इतना स्लो हुआ है, इतना स्लो हुआ है कि हम उसको डिफीट नहीं कर सकते अपने आप को चेंज करके। तो हमारी बॉडी जंगल में, आज के 10,000 साल पहले तक इंसान जंगल में रहता था। जब सूरज उगता था तो उसकी नींद खुलनी ही होती थी, यदि वो सोता रहेगा तो कोई जानवर उसको शिकार बना लेगा। और जब सूरज ढल जाता था तो उसको छुप के अपनी गुफा में, अपने पेड़ पे जहाँ भी रहता था रहना पड़ता था। जो नेचर में फूड मिल रहा है, कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, सभ्यता जब आई, जब इंसान ने अन्न उगाना शुरू किया, उसके पहले इंसान जो मिलता था नेचुरल फूड वो खाता था। तब जितनी भी स्टडीज़ है, फॉसिल्स में जो स्टडीज़ करी, उनकी डेड बॉडीज़ और स्केलेटन को स्टडी, कोई हार्ट डिजीज़ के लक्षण नहीं पाए जाते थे, कोई शुगर नहीं होती थी। तो जितना हम हमारे पूर्वजों, क्योंकि हमारी बॉडी 70 लाख साल से पिछले 10,000 साल तक इवॉल्व हुई और अभी पिछले 50 साल 100 साल में आपने टोटली बदल दिया। बिल्कुल सही। अब आप देखिए, लोग पैदल चलना, व्यायाम करना तो दूर, गाड़ी में बैठे रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं। दूसरे कमरे में बच्चों को किसी को आवाज़ लगाना हो तो उठ के 4 घंटे में मोबाइल लगा देते हैं। तो एक्टिविटी आपने कितनी कम कर ली है। तो हार्ट डिजीज नहीं होगी, वजन नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं होगी तो क्या होगा? तो आपके लिए बेस्ट है कि जब भी कुछ खाना आप सोचे कि यार ये 10,000 20,000 साल पहले लोग खाते थे क्या? एप्पल, नेचुरल फूड, कम प्रोसेस फूड, कम ऑयल का फूड, कम पकाया फूड नेचुरल फूड है। जितना आप जो भगवान ने उगाई है उसमें से आप गेहूं निकालोगे, चना निकालोगे, फिर उसको पॉलिश करोगे, फिर उसका बेसन बनाओगे, फिर बेसन को फ्राई करके सेव बनाओगे, फिर इंदौर वालों का मन नहीं भरेगा तो सेव की भी सब्जी बनाओगे। तो जितना आप नेचर से दूर जाओगे उतना आप बीमारी के करीब जाओगे। और जितना नेचुरल फूड लोगे, हरी सब्जियां लोगे, अंकुरित फ्रूट्स लेंगे, अंकुरित सब्जियां, अंकुरित अन्न लेंगे, नेचुरल फूड लेंगे, दूध लेंगे, पनीर लेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जितना फास्ट फूड, प्रोसेस फूड लेंगे आपको नुकसान करेगा। जितना आप गतिमान रहेंगे, यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं, ऑफिस में 8 घंटे बैठे हैं, घर पे 3 घंटे टीवी के सामने अपनी चेयर पे बैठे हैं, फिर 8 घंटे पलंग बैठे हैं, आप कंटिन्यूसली बैठे हुए, क्या भगवान ने शरीर बैठने के लिए बनाया है? बिल्कुल नहीं। तो ये कुर्सी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वी शुड बी एक्टिव एज मच एज वी कैन। जितना हम गतिमान रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहोगे। तो बी एक्टिव, एक प्रॉपर रेस्ट, एक प्रॉपर स्लीप। से आपने आपको एक्टिव रखो, कर्म करो, तो मुझे लगता है बीमारियां भी आपसे दूर रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। सर, वैश्विक महामारी कोरोना काल में हम इस दौर में चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना से पहले का भारत अलग था, कोरोना के बाद का एक भारत अलग है, आज़ादी से पहले का भारत अलग था, आज़ादी के बाद का भारत अलग है। अब लोगों को किस तरह सुधार करना है, क्योंकि पहले से दिल के मरीज, ऊपर से कोरोना की मार। बिल्कुल, बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना। आफ्टर कोरोना में मुझे पूरा विश्वास है कि 1-1.5 साल लोग जब लॉकडाउन में रहे, घर पे रहे, अपने करीबियों को बीमारी से जूझते हुए देखा। हमारे यहाँ हेल्थ की कितनी क्राइसिस है, अच्छे हॉस्पिटल्स, एडवांस ट्रीटमेंट की कितनी कमी है, उसको लोगों ने शिद्दत से महसूस किया। पहले क्या होता था, जिसके ऊपर पड़ती थी वो भुगतता था, बाकी लोग लाइटली लेते थे। अब सबको समझ में आया कि अच्छा इलाज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है जान बचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, एक सेंस ऑफ नीड, डिस्पेयर। पूरे वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ में से हिंदुस्तान का अपनी जीडीपी का हेल्थ पे जो रेशो है खर्च करने का, वो 1% से भी कम है, सबसे निचली पायदान पे है। जबकि हम वैश्विक महाशक्ति बनना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से हेल्थ के लिए जागरूकता, उस पर लगने वाले एफर्ट्स, उसके लिए हमें जो खुद प्रयास करने हैं, जो संसाधन जुटाने हैं, उसके लिए जागरूकता बढ़ेगी और आगे चल के इसका फायदा मिलेगा। एक नई तकनीक की चर्चा हो रही है, जिस तरह से शेल्बी हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या है वो तकनीक, संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे? संक्षिप्त में मैं कहूँगा कि जो एडवांस एंजियोप्लास्टी होती है, जिसमें हम आईवस अल्ट्रासाउंड करके आर्टरीज के अंदर कैमरा जैसा एक अल्ट्रासाउंड प्रोब डाल के
हार्ट की आर्टरीज का अच्छे से पिक्चर लेके डिटेल में अंदर जाके ब्लॉकेज को देख के उसका क्या करना है, स्टेंट लगाना है, नहीं लगाना है तो किस साइज़ का लगाना है देखते, वो टेक्निक हम यहाँ लेके आए जिसको HD IVUS कहा जाता है। एक FFR टेक्निक है ब्लॉकेज का सिग्निफिकेंस देखने के लिए, एक रोटाब्लेशन टेक्निक है जो कॉम्प्लिकेटेड कैल्शियम वाले ब्लॉकेज है उनको ड्रिल करके खोलने की। ये सारी टेक्निक्स अब यहाँ पे शेल्बी हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो हार्ट की बीमारी का इलाज हमारे यहाँ पे काफ़ी सहज होगा, सुगम होगा और लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, मौका भी है, दस्तूर भी है, और आपकी जो अतिरिक्त एनर्जी है, ज़बरदस्त ऊर्जा है, उसके राज को भी हम जानना चाहेंगे। साथ ही आपका जो अंदाज है फिट है, बॉस वाला है, ये कैसे आपने आपको मेंटेन कर रखा है? आपकी दिनचर्या क्या है? नहीं, मेरी दिनचर्या यही है कि कम से कम, चूँकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि 24 घंटे हमको हार्ट स्पेशलिस्ट है, कॉल पर रहना पड़ता है। हमारे मरीजों को कब इमरजेंसी होगी हमें अवेलेबल रहना पड़ता है। तो जितना मैं चाहता हूँ उतना मैं रिलैक्स या व्यायाम या ब्रेक नहीं ले पाता हूँ, पर फिर भी जितना हो सके सुबह उठ के कम से कम 1 से 1.5 घंटा व्यायाम करना, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना, और दिन में 3 या 4 बार प्रॉपर अमाउंट में खाना खाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। शायद उसी कारण इतनी एनर्जी से काम कर पाता हूँ। और काम करने का जोश तो काम के रिजल्ट से मिलता है। मेरे मरीज होते हैं, जब उनको इमरजेंसी में आप ट्रीट देते हैं, वो ठीक होते हैं, धन्यवाद कहते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। सही बात है, आपके प्रति यदि कोई कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता है तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति जो है वो एक आशीर्वाद स्वरूप, एक दुआ के रूप में आपके लिए भी काम करती है कि हमारे डॉक्टर स्वस्थ रहे, जिससे हम इनसे अपना इलाज कराकर भी स्वस्थ रह सकते हैं। सिद्धांत सर, आप वाकई साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व आपके भीतर छुपा हुआ है। आप जैसी शख्सियतों को हर बार मीडिया से चर्चा करना चाहिए, मीडिया में भी आना चाहिए। मीडिया को भी चाहिए कि आप जैसे लोग जो हमारी देवी अहिल्या की नगरी में देवी अहिल्या के आशीर्वाद से यहाँ रुके हुए, कहीं ना कहीं ईश्वर चाहता है हमारे शहर को आगे बढ़ाना, यहाँ की प्रजा का इलाज हो, उपचार हो, तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की बुद्धि को सात्विक बनाने की कोशिश करता है। आपने हमसे चर्चा की, प्राइम टॉक से चर्चा की, प्रोफेशनल्स के रूप में चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।